स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी। ठीक है, इसका सेट नंबर 5 हम लोग देखेंगे, है ना। सेट 5 हम लोग देखेंगे। और इससे पहले 4 सेट जो है अपलोड हो चुका है और 14/7 को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 14/7 को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें ताकि आप लोग को अधिक से अधिक प्रश्न पर समझ आए। और जब आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आप लोग को रुकने वाला कोई नहीं होगा। आप लोग अपने आप से खुद प्रश्न का जो उत्तर है ये आप लोग दे पाएंगे। और प्रश्न को आप लोग को रटना नहीं है, आप लोग को समझना है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कोई दिक्कत अगर आप लोग का होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इस नंबर में, ये 9 है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई सवाल समझ में नहीं आता है, ठीक है, कोई भी पढ़ने से संबंधित कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप करके इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, पहला, भारत में बायो फोटो का सर्वेक्षण कौन करता है। तो आजकल भारत में पूरे देश का बायो सर्वेक्षण निर्देशालय दिल्ली की देखरेख में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखने में कोई दिक्कत ना हो। मौसम के आधारभूत तत्व क्या है। देखिए, मौसम का आधारभूत तत्व अगर हम लोग देखेंगे, मौसम का आधारभूत तत्व तो तापमान होगा, वायु दाब होगा, पवन आर्द्रता होगा तथा वृष्टि आदि होगा। ठीक है, समताप रेखाएं क्या है। देखिए, समताप रेखा क्या है तो समान ताप वाले स्थानों को मिलने वाली रेखाएं समताप रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मानचित्र क्या है। देखिए, मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल कागज या धरातल पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण को हम लोग मानचित्र कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक रहता है, इसमें आप लोग को सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बाद जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। देखिए, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मापक के अनुसार ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु मापक और एक दीर्घ मापक। ठीक है, लघु मापक और दीर्घ मापक। अक्षांश समांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश समांतर रेखाएं क्या है तो देखिए, ये काल्पनिक रेखाएं है जो कि भूमध्य रेखा को समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचती है। ठीक है, देशांतर मायोत्तर क्या है। देखिए, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर मायोत्तर हम लोग कह सकते हैं और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची है। ठीक है, उसके बाद वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर वाला प्रश्न। देखिए क्या है 8 नंबर वाला प्रश्न। देखिए, शैल से आप क्या समझते हैं। तो शैल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम आप लोग को बताना है। देखिए, पृथ्वी का धरातल चट्टानों से बना है और चट्टानों का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। चट्टानों कठोर या नरम हो सकती है, जैसे कि ग्रेनाइट कठोर और तथा क्या है सॉफ्ट स्टोन नरम चट्टान होते हैं। ठीक है, चट्टान के 3 प्रमुख वर्ग होते हैं। क्या क्या आग्नेय चट्टान होता है और उसके बाद अवसादी चट्टान होता है और उसके बाद कायांतरित चट्टान होता है। ठीक है, चलिए आग्नेय शैल क्या है। देखिए, आग्नेय शैल और आग्नेय शैल के निर्माण का पद्धति को हम लोग को क्या करना है, दिखाना है और लिखना भी है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे इसका जो आग्नेय चट्टान जो है, इस चट्टान में आग्नेय चट्टान जो है, इस चट्टान में हम लोग अभी देखेंगे ये क्या हो गया। देखिए, अब इसमें क्या होगा,
इसमें हम लोग अभी देखेंगे, इसमें जो है आंतरिक भाग से मैग्मा लावा से बनी चट्टान है। आंतरिक रूप से मैग्मा और लावा से बनी आप लोग देख चुके हैं या जान चुके हैं। जो आप लोग ज्वालामुखी देखे हैं, नहीं देखे हैं तो सुने हैं, है ना। और क्लास 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी, सोशल साइंस, उसमें आप लोग को अच्छे से चित्र भी दिखाया गया था, ठीक है। उसमें आप लोग देख पाए हैं कि कैसे होता है, तो उसी से ये बनता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के घनीभूत और ठंडे हो जाने पर क्या होता है, बनता है। जब मैग्मा अपनी ऊपरगामी गति से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय चट्टान कहलाता है, ठीक है। ठंडा और ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग लक्षण, उनका क्या क्या लक्षण होगा। वो ये कठोर होगी, क्या होगी, कठोर होगी। इनमें कण कितने होते हैं, देखिए इनमें कण कितने चिकने होते हैं, क्या होते हैं, चिकने होते हैं कण जो है। और इन्हें प्राथमिक चट्टान भी हम लोग कह सकते हैं। अब सादी शैल क्या है, इसमें अब सादी शैल का निर्माण हम लोग पद्धति को अभी जानेंगे, कैसे मतलब उसका निर्माण होता है ना। चलिए हम लोग देखेंगे अवसाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटन्स से हुई है, और जिनका अर्थ होता है व्यवस्थित होना, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की चट्टान आवश्यक आच्छादनकारी, क्या है, आच्छादनकारी कारकों के प्रति अनावृत्ति होती है, जो विखंडों से या उसमें क्या होता है, विभाजित हो जाता है, अलग अलग रूप से वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे उपखंडों में क्या होता है, का निर्माण बाह्य कारकों द्वारा संवहन एवं संचयन होता है, और सघनता के द्वारा संचित पदार्थ चट्टानों में बदल जाते हैं। जो वहाँ इकट्ठा होकर रहता है, ये सारे पदार्थ क्या हो जाता है, संचित होकर रहता है और ये बनता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया स्तरीकरण होती है। चट्टानों की बनावट से क्या तात्पर्य है, देखिए चट्टानों की बनावट का संबंध चट्टानों में पाए जाने वाले कण तथा आकार से होता है, और इसमें आकार तथा कणों की बनावट किसी आग्नेय चट्टान के मैग्मा को ठंडा तथा ठोस होने की जो प्रक्रिया है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है खनिज की परिभाषा दीजिए। तो पृथ्वी से प्राप्त वह पदार्थ जिसमें साधारण एक विशेष प्रकार की रासायनिक संरचना होती है तथा जिसमें विशेष रासायनिक और भौतिक गुण पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। प्राय खनिज 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं या मिश्रण से बनते हैं, परंतु किसी खनिज में केवल एक ही पदार्थ पाया जाता है, जैसे सल्फर, ग्रेनाइट, सोना, जिसमें और दूसरा कोई मिला हुआ नहीं रहता है, इसमें एक ही चीज़ रहता है, ठीक है। चलिए रूपांतरण क्या है, रूपांतरण क्या है देखिए। तो हम लोग रूपांतरण देखेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और रूपांतरण की प्रक्रिया अधिकतर धरातल से 12 से 16 किलोमीटर नीचे होती है। जबकि चट्टानों ठोस या प्लास्टिक अवस्था में रहती है तभी इसमें परिवर्तित हो जाता है। अधिक ताप, ऊपरी दाब, रासायनिक कण या अग्नेय पदार्थों के स्पर्श रूपांतरण की प्रक्रिया धरातल के नीचे गहराई में होती है, और रूपांतरण के कण अग्नेय और अवसादी चट्टान की भौतिक बनावट, रासायनिक गठन और खनिज कणों आदि पूर्ण रूप से हम लोग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। 14 नंबर वाला प्रश्न आप लोग देखेंगे। इसमें हम लोग अभी देखेंगे, देखिए अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे। देखिए अपक्षय क्या होता है, देखिए पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है, और जैव मात्रा एवं जैव विविधता वनस्पति की उपज है, तथा वह अपक्षयी प्राबर हेल्थ यारिंग मेंटल हम लोग कह सकते हैं। तो इसकी गहराई न केवल क्या है, आवरण, प्रस्तर एवं मिट्टी, अपितु अपरदन, बृहद संचलन पर निर्भर करता है। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसी अपना कार्य करती है, इस प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। 15 नंबर वाला प्रश्न देखिए। इसमें हम लोग अभी देखेंगे, बड़ा प्रश्न है लगभग। पवन का जो कार्य है केवल शुष्क और वनस्पति विहीन क्षेत्रों में ही
हो सकता है। मरुस्थल पवन के कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है। पवन द्वारा अपरदन से बनी स्थल आकृतियाँ निम्नलिखित है। कैसे देखिए, पेडी प्लेन और पेडीमेंटल। इसके बाद दूसरा पलाया या बाजदा, छत्रक शैल, उथले गर्त, ये सारा चीज़ वहाँ हम लोग देख पाते हैं। कहाँ? मरुस्थलीय इलाके में। निम्नलिखित को परिभाषित शब्दों में स्पष्ट करना है। ठीक है, अब देखिए हिम क्या है? हिमनाद कटक जो है इसमें हम लोग देखेंगे। अब देखिए हिमनाद कटक हिमानी निक्षेप से बने हुए लंबे मगर कम ऊंचाई वाले टेढ़े मेढ़े कटक जो होते हैं, इसमें हम लोग को जो देखने को मिलता है ये प्राकृतिक बांध जैसे लगते हैं। जैसे बालू, मिट्टी, गोलास्मों से बने होते हैं। इसका निक्षेपण अगर हम लोग देखेंगे तो हिमानी के अंदर बहने वाली जलधाराओं के द्वारा होता है। और जब हिमानी पिघलापन नष्ट हो जाती है तो अंदर हिमानी के हुए अवसाद उसी स्थान पर जो निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार बनी स्थलाकृत को हिमनद कटक कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे हिम गह्वर किसे कहते हैं। तो देखिए हिम गह्वर अगर हम लोग देखेंगे, हिम गह्वर हिम नदी के उद्गम जहाँ से शुरू होता है क्षेत्र में पाया जाता है। ये पर्वतीय कटक की ढाल पर यह अपरदन से बनाता है लगभग गोलाकार गड्ढा होता है। ठीक है, दूसरा देखिए हिमनद टीले क्या होती है? ये जो हिमानीकृत क्षेत्रों में तलस्थ हिमोड़ से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसमें केवल हिमानी द्वारा निक्षेपित अवसादी ही नहीं बल्कि बर्फ़े पिघलने के बाद जो जल बहता है उसके द्वारा किए गए निक्षेप का भी हाथ होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग को देना है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, पाला, रुद्र में परिवर्तन, संवहनीय वर्षा और उपल वृष्टि। पाला देखिए क्या है, यदि ओशांक जल के हिमांक से नीचे होता है तो वर्षा जल बाष्प ओस के रूप में संघनित न होकर सीधे बर्फ में सूक्ष्म कण जो है के रूप में जम जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग रुद्धोष्ण ताप में परिवर्तन। तो इसमें हम लोग देखेंगे वायु जब ऊपर उठती है तो इसमें से फैलाव होने से इसके आयतन में वृद्धि होती है और इसके प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध ऊष्मा घटती है, इसीलिए तापमान में भी ह्रास होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद संवहनीय वर्षा देखिए। संवहनीय वर्षा क्या होती है? गर्म और आर्द्र वायु के अधिक ऊपर उठने से ही संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, इसमें वृष्टि के लिए रूप में होने वाली ग्रीष्मकाल में धरातल के बहुत गर्म होने से ऊर्ध्वाधर धाराएं पैदा होती है। ठीक है, चलिए आप लोग पूरा इसको एक बार पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, चलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब क्यों घटता है ये भी आप लोग एक बार जरूर इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर पूरा समझाते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए, ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार ले लीजिए, ठीक है, चलिए हम लोग अभी इसे पूरा कंप्लीट तक देख ली और ये जो प्रश्न आप लोग देखे 18 और 19 वाला प्रश्न जो देखे उसका स्क्रीनशॉट ले लिए और उसको कॉपी में आप लोग उतारिए। ठीक है, तो कहीं भी समझ में नहीं आता है कुछ भी तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप नंबर पहले हम दिए हैं उस पर आप लोग व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।